हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकित नगरिया आज आपके सामने क्लास 10 साइंस का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज अपन चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज सिर्फ अपने अपने प्रीवियस जो वीडियो थे उसके अंदर अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें लगभग सारी क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारी लास्ट एंड फाइनल जो रिएक्शन बची है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है उसके अंदर दोनों रिएक्शन होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जो रिएक्शन होती है उसका नाम है ऑक्सीकरण, मीन्स उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरी रिएक्शन थी जिसका नाम था अपना अपचयन, मीन्स उसको अपन कहते हैं रिडक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन के द्वारा इन दोनों रिएक्शन जब आपस में मिलती है, मतलब देखो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, आपका पदार्थ जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीकृत होगा, और आपका जो अपचयन है या रिडक्शन है उसके अंदर पदार्थ आपका अपचयित मतलब रिडक्टिव ही होगा। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन आ जाए, एक ऐसी अभिक्रिया आ जाए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिडक्टिव भी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पदार्थ आपका ऑक्सीकृत भी हो रहा है और दूसरा पदार्थ आपका अपचयित हो रहा है। मतलब दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अपन समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पर ये जो नाम आपको शो हो रहा है, नाम को आपको समझना है। देखो रेडॉक्स के अंदर दो वर्ड दिए हुए हैं, एक तो आपको दिया हुआ है रेड, ठीक है, एक तो ये रेड है, एक ये ऑक्स है। एक वर्ड दिख रहा है ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीनिंग हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। ओके, तो देखिए अपने कल के वीडियो के अंदर जो प्रीवियस जो वीडियो उसके अंदर मैंने आपको इन दोनों के बारे में बखूबी आपको समझाया है। लेकिन एक बार रिडक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले इसको वापस रिवाइज करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा O2 वो तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, उसमें जुड़ेगा प्लस होगा, और ये जुड़ेगा तो आपका H2 क्या होगा, माइनस, मतलब वहां से निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। O का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना अपन ने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण बोला था। और इसका उल्टा इसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर आपका जो H2 होगा वो तो आपके इसके अंदर ऐड होगा, जुड़ जाएगा, और आपका ये भी होगा तो दूसरा आपको ऑक्सीजन इसमें से निकलता हुआ दिखेगा। इन दोनों में से अगर एक भी आपको घटना देखने को मिलती है, मतलब आपका रिएक्शन कौन सी होगी, आपकी अपचयन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। चले इन दोनों को, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O2 जुड़ेगा या H2 निकलेगा, मतलब एक ही हो रहा है। इसके अंदर H2 जुड़ेगा या O निकलेगा, एक ही हो रहा है। लेकिन अगर दोनों काम साथ साथ हो जाए, एक ऐसी रिएक्शन आ जाए, तो उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात दोनों अभिक्रिया आपके साथ साथ चलती है। दोनों अभिक्रिया आपके साथ, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसको अपन ने क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने यहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर मेंशन किया है कि हुज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडाइज ऑफ वन मैटर, मतलब एक मैटर तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड रिडक्टिव ऑफ सेकंड मैटर, और दूसरा मैटर आपका रिडक्टिव हो जाएगा। इट मींस बोथ रिएक्शन आर मूविंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रिएक्शन आपकी साथ साथ से मूव करती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलो अपन इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो अगर इसका अपन एग्जांपल देखेंगे तो देखना आपको यहाँ पर एग्जांपल पर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया जिंक ऑक्साइड। क्या लिया बेटा, जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड। हिंदी में आप लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में मैं करवाता हूँ कार्बन के साथ में। किससे करवाता हूँ, कार्बन के साथ में। तो बखूबी आपको पता है कि बेटा कार्बन जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, सिंपल है। और जिंक ऑक्साइड के अंदर जिंक आपका मेटल है, इट मींस धातु है, तो वो आपका ऑलवेज होगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन आपका होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। अब आपको खुद भी दिख रहा है कि यहाँ का जो जिंक होगा है ना, वो यहाँ पर तो कोई माइनस है नहीं। अगर यहाँ पर इसके साथ में कोई माइनस वाला चार्ज वाला कोई एटम होता तो ये रिएक्शन उससे करता, बट यहाँ पर कुछ नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। बट यहाँ का जो कार्बन है वो इसके माइनस के द्वारा रिएक्शन कर लेगा, ये यहाँ का इसके माइनस है, तो ये तो बन जाएगा CO। क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका CO, एक जेड अगले हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CO। क्या बन जाएगा, CO। CO का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। इसी गैस को अपन कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसका नाम इसका अपना उपनाम जो है वह है दम घोटू गैस, या इसको बोलेंगे पॉइजनस गैस। सबसे पहले अब रेडॉक्स रिएक्शन बनाने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि बेटा CO क्या होती है। CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये दम घोटू गैस है। इसका मतलब इसको अगर अपन अपने नोज के थ्रू अपन अपनी बॉडी में अगर इंटेक करेंगे तो अपना जो दम है, अपना जो श्वास है वो घुटने के कारण अपन मर भी सकते हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँ ये गैस कहाँ निकलती है, सर्दी के मौसम में, विंटर के मौसम में आपने देखा होगा कि अपन जो सिगड़ी जलाते हैं कोयले डाल करके, कोयले से निकलने वाली जो गैस है, अगर कोयला आपकी प्योर आपकी एयर के पर्जन में अगर जल रहा है तो उससे निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन उस कोयले का दहन, अगर उस कोयल का कंबशन जो हो रहा है वो लिमिट ऑक्सीजन के अंदर हो रहा है, बहुत ही बिल्कुल कहने का मतलब है बहुत ही कम ऑक्सीजन के अंदर हो रहा है, तो उससे निकलने वाली गैस कौन सी, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये कम निकलती है, ये जब हम रात के समय सिगड़ी को लेकर के, ठंडी का मौसम होता है, देखो ठंडी का मौसम होता है तो सब सोचते हैं कि ठंडी के मौसम में सिगड़ी जलती रहेगी तो हमको थोड़े गर्माश मिलती रहेंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है आप जलाओ बेखो भी, लेकिन जलाने से पूर्व आपको ये देखना है कि आपके रूम के जो खिड़की दरवाजे हैं वो आपके ऊपर होने चाहिए। अगर सिगड़ी जलाकर आप सोए हुए, सिगड़ी जलाकर आपने कमरे में सोए हुए और आपके खिड़की दरवाजे दोनों बंद है, तो उसमें क्या होगा, आपके जो कोयला जो जल रहा है सिगड़ी के अंदर, उसको क्या होगी, जो एयर जो मिल रही है वो कमरे के अंदर जो एयर है वो ही मिल रही है, बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उसको सप्लाई नहीं हो रही है। उस कारण से क्या होगा, लिमिट ऑक्सीजन के कारण जो कोयला होगा वो कोयला कौन सी गैस निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस गैस को निकालने से जो इंसान सोया हुआ होगा उसके नोज के थ्रू वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकल रही है वो उसकी बॉडी में इंटेक हो जाएगी, और बॉडी में इंटेक होने का कारण लंग्स में जाकर जमा हो जाएगी, और लंग्स के जो फेफड़े होते हैं उसके चारों ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो सारे छिद्र वो सारे ब्लॉक क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक होने से क्या होगा, आपके लंग्स के द्वारा, आपकी एलोवेलर के द्वारा गैसेस का एक्शन नहीं होगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, जिस कारण से इंसान की मृत्यु हो सकती है दम घुटने के कारण। ओके, तो ये आपको ध्यान रखें। अब देखिए बेटा, अपन देख रहे हैं कि इसमें सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहे हैं। तो आप देखिए बेटा, देखो ZnO था, तो ZnO इसमें Zn कहाँ पर, ये तो ZnO रिएक्शन होने से पहले ZnO था और रिएक्शन होने के बाद Zn हो गया, सिंपल सी बात है। कार्बन रिएक्शन होने से पहले कार्बन था और रिएक्शन होने के बाद ये CO हो गया, दिख रहा है कि दिख रहा आपको, है ना। रिएक्शन होने के पहले ZnO था और रिएक्शन होने के बाद ये Zn रह गया। रिएक्शन होने से पहले कार्बन C पे फॉर्म में था और रिएक्शन होने के बाद ये CO आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, देखो ZnO इसके पास में, जिंक के पास में ऑक्सीजन था, अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना, देखो ऑक्सीजन का निकलना क्या करता है, अपचन, मतलब यहाँ पर बेटा क्या हुआ है, अपचन हुआ है, यहाँ पर हुआ आपका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपका रिडक्शन हुआ। सिंपल बेटा, रिडक्शन किस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, क्या हुई, डिफिशियंसी हुई है, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर अकेला था, लेकिन कार्बन अकेला था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसके पास में O आ गया है, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मतलब इस रिएक्शन में कार्बन के साथ में क्या हुआ है, कार्बन के साथ में ऑक्सीकरण हुआ है, इट मींस ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल है। तो आप समझ पा रहे हो कि इसी रिएक्शन के अंदर आपको दो टाइप के रिएक्शन देखने मिल रही है, एक तो आपका अपचन भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, एक आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब आपको अगर बोले, बताइए इस रिएक्शन के अंदर कौन सा पदार्थ या कौन सा मैटर अपचयित हुआ है, रिडक्टिव हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें जिन ऑक्साइड है वो बड़ा क्या हुआ है, वो आपका हुआ है अपचयित, क्या हुआ है, वो हुआ है आपका अपचयित, मतलब रिडक्टिव हुआ, क्या हुआ रिडक्टिव। अगर आपको बोलेंगे बताओ इस टेक्स्ट में कौन सा पदार्थ या कौन सा मैटर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, तो वो उसका नाम क्या आ जाएगा, आपका कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास में O नहीं था, लेकिन O जुड़ने से इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब कार्बन क्या हुआ, आपका ऑक्सीकृत हुआ, क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकृत हुआ है, ये आपका हो गया ऑक्सीडाइज। सिंपल, समझ में आ गया आपका। चलो एक रिएक्शन अपन और देख लेते हैं। देखो जैसे मैं आपके सामने एक और बता देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूं, मैंने आपका एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे मैंने एक रिएक्शन ले ली आपकी CuO, कॉपर ऑक्साइड, क्या लिखा,
कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड के बेटा मैं रिएक्शन करवाता हूँ आपके हाइड्रोजन गैस के साथ में H2, हाइड्रोजन गैस के साथ में H2। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड के बाद में O था, अब ये यहाँ पर तो ये तो पॉजिटिव है, जबकि O क्या नेगेटिव है, और H आपका पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, H आपकी रिएक्शन किससे करेगा, O माइनस से करेगा। अब इसके पास प्लस वाला होता है, वो इसके माइनस से करता, बट इसके पास ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर माइनस वाला चार्ज वाला कोई भी आयन नहीं है, तो ये कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ पर ये Cu बच जाएगा अकेला, और O जाएगा H2 के पास में, तो ये बन जाएगा आपका H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब यहाँ पर देख लो कि कॉपर था, वो रिएक्शन होने से पहले CuO था, और रिएक्शन होने के बाद Cu रह गया। H2 था, वो रिएक्शन होने से पहले H2 था, और रिएक्शन होने के बाद H2O हो गया। दिख भी रहा है आपको। अब आपको बोलेंगे देखो बेटा, CuO के पास में से O निकल गया है, CuO के पास में O निकल गया है, O निकल गया है, ये सिर्फ Cu के अंदर चेंज हो गया है, तो O का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी CuO के साथ में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। क्लियर। और यहाँ पर देखो H2 के साथ में O नहीं था, बट रिएक्शन होने के बाद H2 के पास में O आ गया, यहाँ से O निकल इसके पास आ गया, तो O का इसमें ऐड हुआ है। O का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, मतलब इसमें हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ चल रही है। इसमें आपको बोलेंगे कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है, H2, कौन सा मेटल रिडक्टिव हुआ है, CuO। समझ आ गया। तो ये आपकी रिएक्शन है, इसके अंदर दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ चलती है, इसलिए अपने इस रिएक्शन को क्या बोला था, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बात करते हैं अपन संसाधन के, इट मींस कोरोजन के बारे में। देखो आपको पता ही है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी भी आपका रेनी सीजन चल रहा है, और रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, आपका अगर कोई मेटल वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, मेटल वाला अगर बड़ा कोई भी धातु से बना पदार्थ होगा, अगर वो उसको बड़ा वायु के अंदर या बारिश के मौसम में उसको अगर छत पर खुला छोड़ दिया जाए, तो आपने देखा होगा कुछ महीनों के बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग। आपने देखा होगा कि अगर अपने घर के छत के ऊपर अगर आपने कोई भी आयरन की चीज, मतलब लोहे की चीज रखी है, और वो बार बार आपके एयर और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ रही है, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इट मींस उसके ऊपर रश लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फीमेल लेडीज होती है, महिला जो होती है, वो अपने पैरों के अंदर चांदी के पायजे वगैरह बन जाती है। अब चांदी के पायजे जो वगैरह होती है, वो बार बार आपकी एयर और आपके पानी के कांटेक्ट में आते रहते हैं, है ना, और आते रहने से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जाती है। जैसे ही उस सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जाती है, इसका मतलब उस सिल्वर का क्या हो गया है, संसरण हो गया, उस सिल्वर का कोरोशन हो गया है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉपर से बने भी होते हैं, जैसे तांबे के लोटे भी होते हैं, उन तांबे के लोटे पर देखा होगा, अगर आप उसकी साफ सफाई नहीं रखते हो, या बार बार वो कॉपर से बना हुआ जो मेटल है बार बार आपकी एयर और बार बार आपकी वाटर वेपर, मतलब नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जाती है। इसका मतलब उसका भी संसारण हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित वायु, नमी या अम्ल आदि से क्रिया करती है, तो उसका संसारण हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी में क्या आती है, कमी आती है, मतलब वो पहले जितना मजबूत नहीं रह जाती है। तो मैंने लिखा भी है कि धातु की गुणता में क्या आती है, कमी आती है। किसके द्वारा, जब किसी भी धातु का क्या होता है, संसारण होता है, तो उसकी गुणता में क्या आती है, कमी आती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लोहे पर जंग लगना, और लोहे पर जंग लगना है रस्टिंग ऑन आयरन। इसका अगर बड़ा मैं वो रिएक्शन बताओ कैसे लगता है। देखो लोहा, जो लोहे का होता है, मैं इसके याद दिखा देता आपका। लोहे का होता है बड़ा, लोहे का सिंबल क्या होता है, आयरन का Fe होता है। क्या होता है, Fe। अब इसके ऊपर रश कैसे लगेगा, जब ये बार बार आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, प्लस आपके वाटर वेपर के कांटेक्ट में आएगा। वाटर वेपर का फॉर्मूला आपका H2O ही है ना। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के जो फर्स्ट में बताया था कि वाटर के स्टेज चाहे कोई भी हो, चाहे इसकी स्टेज सॉलिड हो आइस फॉर्म में, चाहे स्टेज लिक्विड हो वाटर फॉर्म में, चाहे इसकी स्टेज गैस फॉर्म में हो, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में, तीनों का फॉर्मूला आपका सेम ही होता है। सिर्फ उसकी फिजिकल जो स्टेज होती है वो बार बार चेंज होती है। तो जब ये जो आयरन है आपका FeO2 वायु से H2 मतलब वाटर वेपर से क्रिया करेगा, तो देखो बनाएगा क्या, ये बनेगा, मुझे Fe के लेने पड़ेंगे 2 एटम। जैसे रिएक्शन हुई तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2, क्या बोलेगा, प्लस H2। तो ये बन जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड।
और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस प्रकार से ये रस्टिंग ऑन आयरन का जो इक्वेशन है वो भी आप देख सकते हो। अगर हमारे सिल्वर की जो कोई मेटल है उसके ऊपर जब रस्टिंग होता है या उसका जब सना होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। अगर तांबा कुछ भी है, कॉपर है, तो उसके ऊपर आपके ग्रीन कलर की लेयर चढ़ेगी। ठीक है, मैंने इंग्लिश के अंदर भी मैंने किया कि व्हेन एनी मेटल इज कांटेक्ट विद एयर, वाटर वेपर एंड एसिड देन मेटल आर कोरोसिव। तो आपका मेटल बेटा क्या हो जाएगा? कोरोसिव हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ मेटल क्वांटिटी, मेटल की जो क्वालिटी यहाँ पर देखो संगत का थोड़ा असर पड़ता है, यहाँ पर लिखना क्वालिटी। डिक्रीज ऑफ मेटल क्वालिटी, मेटल की जो क्वालिटी है, मेटल की जो मजबूत है, जो हार्डनेस है, जो मजबूती है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी इसके अंदर कमी आ जाएगी। एग्जाम्पल है रस्टिंग आयरन हो गया, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर हो गया, आपकी ग्रीन लेयर कवरिंग ऑन कॉपर हो गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना चैप्टर है रैंसिडिटी, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में विकृत गंधिता। चलिए देखिए, अब देखिए बात करते हैं अपन विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, विकृत गंधिता। मतलब बेटा कोई भी आपका जो फूड प्रोडक्ट होगा ना, वो कुछ दिनों के बाद उसकी जो गंध है, गंधिता गंध है, विकृत बिगड़ जाती है। उसकी जो गंध है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, वो क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर किसी को खाने वाला पदार्थ बहुत टाइम हमने घर पे रखा है, तो वो क्या है था, पड़ा बार बार आपके एयर से, वायु से क्रिया करता है, कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट करने से उसके अंदर बार बार ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है। अब आपने मैंने पढ़ा है अभी रिडक्शन रिएक्शन, अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन बार बार ऐड हो रही है, इसका मतलब उस पदार्थ का, उस मैटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रही है वो। अब जब वो मैटर, जब आपको कोई फूड प्रोडक्ट होगा, अगर बार बार एयर के कांटेक्ट में आएगा, और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो टेस्ट है, वो सारी चेंज हो जाएगी, वो आपके खाने योग्य एडिबल नहीं रह पाएगी। तो देखिए समझते अपन विकृत गंधिता क्या होती है। कोई खाद्य पदार्थ जो वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई खाद्य पदार्थ है, वो बार बार उसको बड़ा खाद्य पदार्थ को अगर आपने एयर के अंदर खुला छोड़ दिया है, ओपन छोड़ दिया है, तो ओपन छोड़ने से क्या होगा? वो बार बार एयर से, ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन कांटेक्ट करने से ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाएगी? ऐड। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधित पदार्थ जो होता है, उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। उनका स्वाद है और गंध बदल जाएगा। जैसे उनका ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन होने के बाद उनका जो टेस्ट है और उनकी जो स्मेल है, गंध, वो भी आपकी चेंज रहेगी। मतलब वो खाने योग्य नहीं रह पाएंगे। अगर फिर भी आप उनको खाते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। नेक्स्ट है, अधिकतर विकृत गंधित पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होंगे? तेलीय होंगे और वसायुक्त होंगे। मतलब ऐसे खाने वाले पदार्थ जो तेलीय हो और उसके अंदर फैट ज्यादा हो, तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होते हैं, वो जल्दी से वायु के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इनमें विकृत गंधिता को रोकने के लिए अपन क्या मिलाते हैं? प्रति ऑक्सीकारक। जी हाँ, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में हम मिलाते हैं नाइट्रोजन गैस। देखो यहाँ पर लिखा है प्रति ऑक्सीकारक। अगर ऑक्सीकरण को, मतलब ऑक्सीकरण चीज को अगर हटाना है, तो उसके साथ में उसका प्रति ऑक्सीकारक मिलाना पड़ेगा। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण को रोकने वाला होता है। देखो प्रति मतलब दुश्मन, एंटी है उसका। प्रति को इंग्लिश में क्या होता है? एंटी। एंटी मतलब क्या होता है? ये अपना दुश्मन। इसका दुश्मन, ऑक्सीकरण का दुश्मन। तो ऑक्सीकरण का दुश्मन के रूप में हम क्या मिलाएंगे? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या मिलाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जिस गैस होती है वो आपके जो खाने वाले पदार्थ होती है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ में कांटेक्ट नहीं करती है, तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है, उसको हार्मफुल कुछ भी नहीं होता है। वो खाना आपका सेफ भी पड़ा रहता है, ऐसा का ऐसा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को अपन क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। ठीक है, अपन इंग्लिश में देख लेते हैं। द फूड प्रोडक्ट आर ऑक्सीडाइज व्हेन कांटेक्ट विद एयर। जब आपका फूड प्रोडक्ट है, अगर आपको एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ये बड़ा आपके रैंसिडिटी की डेफिनेशन है। फिर लिखा है कि चेंज टेस्ट एंड स्मेल। उसकी जो टेस्ट है और उसकी जो स्मेल है, वो रैंसिडिटी होने के बाद उसकी टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ रैंसिडेंट फूड प्रोडक्ट आर ऑयली। मोस्ट ऑफ आपके जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होंगे? ऑयली होते हैं और फैटी एसिड। मतलब ये जो फूड प्रोडक्ट होंगे जो पहले से ही ऑयली है, जो पहले से फैटी है, मतलब वो जल्दी से आपके खराब होने के उनके चांस रहते हैं। उनको रोकने के लिए, उनको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको पता है बहुत सारे अपने मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तली हुई आती है, वो मतलब पैकेट के दबन आती है। तो आपने देखा होगा पैकेट के दबन आती है, जैसे चिप्स का पैकेट हो, कुरकुरे का पैकेट हो। अब आपको पता है वो पता नहीं कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर पता नहीं कब बने होंगे, है ना, 1-2 महीने पुराना होता है।
अब आप सोचे होंगे सर हमारे घर का खाना तो 1-2 दिन भी नहीं चलता है, वो उसके अंदर सर बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये जो फैक्ट्री वाले जो खाने हैं वो हम लॉन्ग टाइम के चिप्स के पैकेट के अंदर, किसी भी पैकेट के अंदर बहुत लंबे समय तक कैसे मतलब सेव करके रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पैकेट आता है वो अंदर से बड़ा फुला हुआ आता है, तो उसमें गैस भरी होती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, जिससे चिप्स वगैरह आया था वो ऑयली चीजें, अब ये बार बार आपके कांटेक्ट में आएगी एयर से तो ये खराब हो सकती है, इसलिए उसमें गैस भरती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो आपके उस चिप्स वगैरह होते हैं उससे कांटेक्ट नहीं करती है, और कांटेक्ट नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी तो खराब नहीं होगा, और खराब नहीं होगा इसलिए वो उसको हम लॉन्ग समय तक प्रिवेंट करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है टू प्रिवेंट दिस, अगर आपको इनको प्रिवेंट करना है तो रेंसिडिटी मिक्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एज ए ऑक्सीडेंट, एज ए एंटी ऑक्सीडेंट। तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट के फॉर्म में कौन सी गैस उसमें ऐड करनी है? नाइट्रोजन गैस। ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है एग्जाम्पल क्या है, पैकेट ऑफ चिप्स इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। आपका चिप्स का जो पैकेट होता है वो आपकी नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ होता है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज नॉन रिएक्टिव गैस। क्योंकि बड़ा आपकी नाइट्रोजन गैस होती है वो आपकी नॉन रिएक्टिव होती है, वो आपके फूड प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, उसको खराब नहीं कर सकती है। सो डू नॉट रिएक्ट विद फूड प्रोडक्ट, वो आपके फूड प्रोडक्ट के सामने रिएक्ट नहीं करेगी। एंड प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, हम उस फूड प्रोडक्ट को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके बचा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चिप्स की थैली के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस। ओके, अब आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, लेकिन अभी भी मुझे एक याद आया, आपका एक रिएक्शन बच गई है जिसको अपन कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में आपके मोस्ट आती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलो इसको भी देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर दी एंड हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, इट मीन्स प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बहुत ही आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, एग्जाम आपके आरबीसी के 10th बोर्ड के पेपर के अंदर बार बार पूछी गई है रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है। चलिए तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो होता है वो आपका अविलेय अवस्था में प्राप्त होगा। कौन सी अवस्था में? अविलेय, मतलब आपको जो उत्पाद प्रोडक्ट तो मिलेगा वो आपके सॉल्यूशन में मिल जाएगा, विलीन जो मिलेगा उसके अंदर अविलेय मतलब वो घुला हुआ मेल्ट हुआ नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ऐसे सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहेगा और नीचे अंदर जम जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? चलो अपन क्या है एग्जाम्पल को समझेंगे पहले, डेपो समझेंगे बाद में। तो देखो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, जो इसका एग्जाम्पल होगा। मैंने लिया एक सोडियम सल्फेट, क्या लिया बड़ा? Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो सोडियम सल्फेट, हिंदी में भी इसका नाम ये का यही है। सोडियम सल्फेट की मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर लिखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेरियम क्लोराइड। अब देखना आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? एज ए अविलेय अवस्था में, मतलब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा आपके नॉन सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो घुला हुआ नहीं मिलेगा, आपको नीचे ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा हुआ मिलेगा, वहां पर बोलेगा इसका अवश्य प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि सोडियम एक मेटल है तो उसके ऊपर चार्ज होता प्लस, सल्फेट तो आपका होगा माइनस, और बी आपका मेटल है प्लस तो क्लोरीन आपका हो जाएगा माइनस। अब ये यहाँ पर देख पा रहा हो कि सोडियम जो है वो आपके प्लस वाला है तो वो इसकी रिएक्शन माइनस से करेगा, सिंपल सा। यहाँ का जो प्लस होगा वो इस कंपाउंड के इस माइनस से करेगा, मतलब ये एक तरह से देखे जाए ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक तरह से देखने में आपको लगती है ये द्विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो इसमें दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड अपने अपने एटम का, अपने अपने आयन का क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने बताया था अगर कोई रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में हो रही है तो अपन ने उसका क्या नाम दिया था? द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर एक कंपाउंड हो और दूसरी तरफ आपका अगर सिंगल एटम हो तो उसको कहेंगे ओनली फॉर अपन विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अपन बनाते हैं। तो देखो आपका जो N है वो आपके ऐड हो जाएगा Cl के साथ में, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ NaCl प्लस Ba जो है वो आपका ऐड हो जाएगा SO4 के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा BaSO4। अब आपको यहाँ देखना है कड़ा सोडियम कितने थे? 2, Cl कितने थे? 2, दोनों के एटम दो है, तो मैं आगे 2 कॉमन लिखता हूँ। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के आपको कितने एटम मिले? 2 मिले। इसका नाम है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन आम भाषा में क्या कहते हैं? नमक, सॉल्ट, क्या कहते हैं? सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। अगला यहाँ जो एक मिला है उसका नाम है आपका बेरियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट। अब देखिए इस में क्या होगा, आपका जो सोडियम क्लोराइड होगा यहाँ पर इनकी रिएक्शन करवाए तो इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो आपको विलेन के रूप में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? विलेन के रूप में। देखिए विलेन के रूप के अंदर बड़ा जो नमक होगा आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो आपको आपका घुल जाएगा, उसका तो बन जाएगा सॉल्यूशन, उसका तो बन जाएगा विलेन। लेकिन जो आपका बेरियम सल्फेट है वो आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, बेरियम टेस्ट ट्यूब के अंदर अवशेष के रूप में मिल जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मान लो बड़ा आपने ये ले लिया है, टेस्ट ट्यूब ले लिए, पूरा टेस्ट ले लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने टेस्ट ट्यूब डाल दिया ये आपका सोडियम सल्फेट। क्या डाल दिया? सोडियम सल्फेट। ये डाल दिया मैंने Na2SO4 डाल दिया। अब डालने के बाद अगर मैं ऊपर से डालूंगा इसके अंदर बेरियम क्लोराइड, क्या डालूंगा? बेरियम Cl2 डालूंगा तो क्या होगा, जैसे इनकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद आपका जो बेरियम क्लोराइड होगा वो इसमें से SO4 को लेकर बेरियम सल्फेट के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा नीचे। ओके, तो ये आपको मिल गया आपका BaSO4 का अवशेष। क्या मिल गया? BaSO4 का अवशेष जो आपको नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर बैठ जाएगा। बाकी जो आपका नमक का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एक समान रूप से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए मैंने लिखी है कि हुज रिएक्शन इन विच ऑब्टेन प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट जो मिलेगा ऑब्टेन क्या होगा, एज ए नॉन सॉल्युबल फॉर्म, जो आपके नॉन सॉल्युबल फॉर्म वो आपको मेल्ट हुआ नहीं मिलेगा, एज ए नीचे ऐसे कैसा बैठ जाएगा। फॉर्म एंड सेटल डाउन इन सॉल्यूशन, जो आपके सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा। जैसे आपको पता है अगर मैं किसी गिलास के अंदर रेत को या मिट्टी को, सिलिका को अगर मैं उसमें डाल दूं तो आपको पता है क्या होगा, जो मेल्ट है जो रेत वो एक बार तो उसमें मिक्स हो जाएगी, लेकिन उसको बिना डिस्टर्ब किए मैं अगर आधा घंटा रख दूं तो जो मिट्टी होगी वो अपने हैवी वेट के कारण नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे आपके बैठ जाएंगी। और वो नीचे बैठती तो है लेकिन उसके साथ में वो उसके अंदर घुलती भी नहीं है, वो उसके अंदर सॉल्युबल भी नहीं होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया है। समझ में आ गया होगा? चलिए एक रिएक्शन और है जो आपके एग्जाम 12 पूछ रहा है, जैसे कि है AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका क्या होगा, इसका अगर अपन ये रिएक्शन जो सिल्वर ब्रोमाइड है, अब इस रिएक्शन को अपन में HU मतलब ये है आपका सूर्य प्रकाश, सनलाइट। अगर मैं सूर्य प्रकाश को उसमें इसको रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इसको अपन क्या बोलेंगे, अब एक हमने पढ़ी थी उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा सेवी क्रिया। तो अगर इसको मैं सनलाइट के पर्चे में रखूंगा तो ये जो कंपाउंड होगा वो आपके अपने ही आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Ag अलग जुड़ जाएगा और आपका Br अलग जुड़ जाएगा। तो Ag और Br के अंदर, और ये जो रिएक्शन है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज आपको देखना है। इसका यूज 12 होता है। इसका उपयोग होता है स्वयं, श्याम, श्वेत फोटोग्राफी के अंदर, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये आपको देखना है, ठीक है ना। ये रिएक्शन 12 बजे की है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के अंदर कौन सी रिएक्शन होता है या कौन से कंपाउंड होता है, तो उस कंपाउंड का नाम है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब आपको मैं ये पूछता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मुझे बताइए ये जो AgBr जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये सनलाइट की पर्जन के अंदर या प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये अपने ही आयनों के अंदर डिकम्पोज हो रही है, मतलब अपने ही आयनों के अंदर टूट जा रही है। तो मुझे बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस सेक्शन का नाम क्या है, ये मुझे आप नाम लिख करके अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बोलना है कि ये सेक्शन का नाम क्या है। ओके, तो चलिए अपन आज का जो चैप्टर साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, वो आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट, उसके बारे में शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना हुआ तो आप अपने इस चैनल को, अपने इस वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।